डिस्कस करेंगे 8251, है ना। 8251 एक इंटेल की आईसी है। इसको यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर भी बोलते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन हमने कल पढ़ा था। तो सीरियल कम्युनिकेशन में हमने देखा कि हमें सीरियल कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। लॉजिकली अगर हम देखें तो अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वी कैन हैव पैरेलल लाइंस। दैट मीन्स हर एक बिट को ट्रांसमिट करने के लिए हम एक सेपरेट लाइन ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही कॉन्सेप्ट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए फॉलो करूँ, फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्या थोड़ा छोटा ही रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल लैन केबल ही रख लेते हैं, ठीक है। तो लैन केबल में आपने देखा होगा कितने वायर्स होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन पे काम करता है। टेलीफोन का आप वायर देख लो, टेलीफोन भी बेसिकली एक कम्युनिकेशन का मीडियम है ना। हमारे घर में टेलीफोन के 2 वायर्स आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर देख लो तो आप ऑप्टिकल फाइबर में केवल एक वायर आपको दिखेगा। क्या मतलब है इन सब का? इसका मतलब ये है कि हम अगर बिट्स को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग सेवरल बिट्स यूजिंग डिफरेंट लाइंस, वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट बिट्स यूजिंग अ सिंगल लाइन, ठीक है। तो सिंगल लाइन या 2 लाइन्स, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम अपना कम्युनिकेशन को पैरेलल की जगह सीरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब उसको करने की वजह से एक तो हमने जितनी पैरेलल लाइंस हैं उतने नंबर ऑफ वायर्स की कॉस्ट हमने बचा ली, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। दूसरी चीज़, हर एक वायर के साथ जो बिट रिसीव हो रही है तो ऑटोमेटिकली उस बिट को रिसीव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, एनकोड और डिकोड करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किटरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं हर इंडिविजुअल वायर को के थ्रू बिट्स को रिसीव या ट्रांसमिट करूँगा तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि मेरे को उतनी ही सर्किटरी की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो कुल मिलाकर के मेरी ये ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर मैं किसी भी तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस पर जाऊँ, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसा तो है नहीं कि मैं केवल कंप्यूटर से कंप्यूटर ही कर रहा हूँ या कंप्यूटर के अंदर ही कर रहा हूँ, है ना। आई नीड टू कम्युनिकेट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एज वेल यूजिंग कंप्यूटर्स, यूजिंग अदर डिवाइसेस। ऐसे केस में अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस पर जाऊंगा तो मेरे को कॉम्प्लेक्स सर्किटरी चाहिए, नंबर ऑफ वायर ज़्यादा चाहिए, दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स दी कॉस्ट, हायर कॉस्ट, है ना, वो कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। तो ऐसे केस में मैंने सीरियल कम्युनिकेशन को ऑप्ट करने का सोचा। अब जब मैं सीरियल कम्युनिकेशन को ऑप्ट करने का सोचता हूँ तो सीरियल कम्युनिकेशन में हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप की कम्युनिकेशन है, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स यानी केवल और केवल एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ तो केवल मैं ही करूँगा कम्युनिकेट, आपकी सुन नहीं सकता मैं। ये हो गया सिंप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, डुप्लेक्स में दोनों साइड कम्युनिकेशन होता है बट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी अभी क्लास ले रहा हूँ तो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, ठीक है। फिर जब मैं रुकूंगा तो फिर आप कंटिन्यूसली बोलोगे। तो एक टाइम पर सिग्नल का फ्लो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही जगह से होगा, ठीक है। और अगर मैं फुल डुप्लेक्स की बात करता हूँ तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम वी कैन हैव अ कम्युनिकेशन, बोथ वे कम्युनिकेशन यूजिंग फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। मतलब हम दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर सकते हैं हर टाइम पे। जैसे कि हम एग्जांपल देखें टेलीफोन लाइन पे, अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा सुन रहा है ना, सामने वाला बंदा भी बोल सकता है, यानी कम्युनिकेशन वहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है और यहाँ से तो हो ही रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड कम्युनिकेशन हो सकता है, उसको बोलते हैं फुल ड्यूप्लेक्स। ये 3 टाइप के हो गए। अब जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसको हम ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक सिंक्रोनस, एक एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किटरी में एक क्लॉक इस्टेब्लिश करते हैं, यानी जो क्लॉक से डेटा जो क्लॉक को यूज़ करके डेटा ट्रांसमिटिंग एंड से निकल रहा है वही क्लॉक को यूज़ करके वो डेटा रिसीविंग एंड पर आएगा, यानी क्लॉक सेम है, ठीक है। अगर बिट रेट मैंने वहाँ पर अचीव करा है कुछ तो यहाँ पर भी वो सेम ही रहेगा। एसिंक्रोनस में अगर मैं क्लॉक कॉमन ना करूं, मैं जो क्लॉक इनपुट पर दे रहा हूं वो क्लॉक ज़रूरी नहीं है आउटपुट रिसीवर को दूं, तो ऐसे केस में क्लॉक का डिफरेंस हो सकता है ना, क्लॉक की स्टार्टिंग वैल्यू पर डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि ये हमारा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। अब बात आती है कि किसी भी कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए क्या हम यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर उसको अचीव कर सकते हैं?
तो अगर हम 8085 की बात करें तो 8085 में हमने देखा था RIM और SIM इंस्ट्रक्शंस, वो दोनों इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े थे, और उन दोनों इंस्ट्रक्शंस के साथ RIM और SIM यानी रीड इंटरप्ट मास्क और सेट इंटरप्ट मास्क के थ्रू हम लोग सीरियल इनपुट डेटा रिसीव कर सकते हैं या सीरियली आउटपुट डेटा को भेज सकते हैं, ठीक है, यानी डेटा को आउटपुट कर सकते हैं यूजिंग, हमारे पास 8085 में दो स्पेशल पिन्स हैं, SID और SOD, सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा। उन दोनों बिट्स का यूज करके हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन को अचीव कर सकते हैं यूजिंग सम सॉफ्टवेयर टेक्निक्स, यूजिंग सम इंस्ट्रक्शंस। बट क्या ये हमेशा ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं हमेशा उन इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके ही जाऊं सीरियल कम्युनिकेशन अगर मैं अचीव करना चाहता हूं? तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं अपने प्रोग्राम को हर बार क्या कर रहा हूं, हर बार इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि भैया ये डेटा सीरियली इस पोर्ट से एक एक करके बाहर निकलता रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं ये सीरियल कम्युनिकेशन अचीव करना चाहता हूं तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दी हार्ड सॉफ्टवेयर instructions using 8085 only, can I use some other devices, other hardware devices that can do every single conversion of parallel to serial and serial to parallel, and then use it using microprocessor that can be used using 8251, that is USART, ठीक है? अब क्या है ये हम देखते हैं वन बाय वन। तो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमने सीरियल इनपुट आउटपुट को कम्युनिकेट करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर अप्रोच यूजिंग RIM और SIM इंस्ट्रक्शंस की देखी यूजिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि एक इनपुट पोर्ट है और एक आउटपुट पोर्ट है ना? अगर आपने SIM देखा हो तो SIM में हमने क्या लिया था, सीरियल आउटपुट डेटा, D7 बिट इज सीरियल आउटपुट डेटा। तो वो जो बिट है दैट इज बाय डिफॉल्ट स्टोर्ड इन दी यूजिंग SOD पर, है ना? एक्यूमुलेटर की D7 बिट वो कहाँ आ जाएगी, SOD पर आ जाएगी। SID में क्या होगा, SID में जो उस वाली इनपुट पर डेटा है वो डेटा D7 बिट पर एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगा, यानी उसके अंदर एक आउटपुट पोर्ट और इनपुट पोर्ट ज़रूर होना चाहिए जिससे कि हम इंटरफेसिंग कर सकें। दूसरी चीज़, अगर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा हो तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि मैं डेटा ट्रांसमिट कर रहा हूँ, ट्रांसमिटिंग एंड पर क्या होगा, मेरे पास कंप्यूटर पे पैरेलल डेटा है, n नंबर ऑफ लाइन्स है, मेरे को आउटपुट पर केवल एक लाइन चाहिए। तो अगर एक लाइन चाहिए इसका मतलब वो 8 बिट या 16 बिट जितनी बिट्स हैं, n नंबर ऑफ बिट्स, वो सारी बिट एक एक करके अपना डेटा इस सिंगल चैनल पर, सिंगल लाइन पर रख सकें, ठीक है? तो यानी वो कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है ट्रांसमिटिंग एंड पर। उल्टा कन्वर्जन रिसीविंग एंड पर चाहिए होगा, क्योंकि रिसीविंग एंड पर सीरियल डेटा आ रहा है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर तो पैरेलल डेटा पे काम करेगा, तो वो उस सीरियल डेटा को रिसीवर साइड पर पैरेलल डेटा में कन्वर्ट कर सके, एक लाइन को वो n नंबर ऑफ लाइंस में कन्वर्ट कर दे, ठीक है? और चौथा, डेटा ट्रांसफर सिंक्रोनाइज्ड हो, ताकि अगर मैं स्लो पेरिफेरल से काम कर रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि डेटा बिट्स मेरी लॉस हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर मैं सॉफ्टवेयर कंट्रोल की जगह एक चिप के थ्रू, हार्डवेयर कंट्रोल के थ्रू इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहूँ, ठीक है? तो इसी पर्पज़ के लिए एक USART, दैट इज़ यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर डिवाइस का इंटीग्रेशन किया गया था। उसके अंदर ये सारे फीचर्स इंक्लूड हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी हैं जो कि सीरियल डेटा कम्युनिकेशन को यूज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। हम ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन आगे आगे कमिंग स्लाइड्स में, जब हम इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे और जब इसका पिन डायग्राम पढ़ेंगे तो, ठीक है? अभी स्टार्टिंग करते हैं ब्लॉक डायग्राम से। ब्लॉक डायग्राम में आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक है इंटरनल डेटा बस, दिस इज इंटरनल डेटा बस, ठीक है? यानी इस डेटा बस पर मेरे पास 8 बिट की डेटा बस है ये, और 8 बिट्स इनपुट पर माइक्रो प्रोसेसर से इस डेटा बस के थ्रू कोई भी आउटपुट या इनपुट ट्रांसमिट होगा। ये मेरा इनपुट डेटा बस है जो कि माइक्रो प्रोसेसर की D7 से लेकर के D0 बिट तक कनेक्ट होगा, ठीक है? उसके बाद चूंकि डेटा बस 8085 माइक्रो प्रोसेसर की डेटा बस को 8251 की डेटा बस से कनेक्ट करने के लिए मुझे एक डेटा बस बफर की रिक्वायरमेंट है, ताकि डेटा जब मैं कनेक्ट करना चाहूं तब कनेक्ट हो, ठीक है? तो यूजिंग डेटा बस बफर मैं इन लाइंस को कनेक्ट करता हूं, ठीक है? अब इसी साइड पर हम डिस्कस करते हैं ये रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। रीड राइट कंट्रोल लॉजिक आपने ध्यान से देखा हो तो 8255 में भी था, PPI में, 8253 और 54 में भी था, PIC में, PIT में, इंटरवल टाइमर में, है ना? ये दोनों में, और PIC में भी था, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर में, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक कमांड वर्ड को रीड राइट करने का तरीका है। इसके थ्रू ही हम लोग कमांड वर्ड के अंदर डेटा रीड या राइट कर सकते हैं,
और वो कमांड वर्ड का डेटा मुझे बताएगा कि मेरे को किस मोड में काम करना है। जिस मोड में काम करना चाहूँगा उस मोड के हिसाब से मैं अपना डेटा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक को दूं, और वो पर्टिकुलरली कि वो एक टाइम पर ट्रांसमिट कर रहा है या रिसीव कर रहा है वो ऑपरेशन, या किस मोड में काम कर रहा है वो ऑपरेशन पर्टिकुलरली परफॉर्म हो सके। ठीक है, उसके बाद इसी रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के अंदर ये मॉडम कंट्रोल के नाम से एक ब्लॉक है, दैट बेसिकली कैन बी यूज्ड एज एन RS-232 डिवाइस। RS-232 हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अगर सीरियल कम्युनिकेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहते हैं जो कि इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट ने बाय डिफ़ॉल्ट इस्टेब्लिश कर रखे हैं, तो अगर मैं उन क्या कहते हैं एक तरीके से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हूँ तो यूजिंग दिस RS-232 करेक्टर मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ पिन्स हैं, जब पिन डायग्राम पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इनकी पिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर मैं इधर साइड पे जाऊँ, डेटा जो मेरी मेन वो है इस 8251 का, उसमें आता है ट्रांसमिट बफर। अब देखो यहाँ तक तो मेरे पास डेटा आ रहा था पैरेलली, लेकिन वो ट्रांसमिट बफर क्या करेगा, वो उस पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करेगा, एंड दिस TXD बिट इज ट्रांसमिट डेटा बिट। ठीक है, नमस्ते सर। और ये ट्रांसमिट को कंट्रोल करने के काम आएगा। ट्रांसमिट कंट्रोल यानी ट्रांसमिट बिट को मेरे को कितने क्लॉक साइकिल पे भेजना है, उसका बॉड रेट क्या होना चाहिए, है ना, कौन से चैनल को पर्टिकुलरली कनेक्ट करना है, ऐसे वो कंट्रोल करने के ऑपरेशन, क्या ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो वो एम्प्टी तो नहीं है जो ट्रांसमिट कर रहा हूँ, एंड सो ऑन, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्रांसमिट कंट्रोल। द सिमिलर साइड इज यूज फॉर रिसीव कंट्रोल। एक रिसीव बफर है जहाँ से डेटा मैं रिसीव करूँगा, एक्ट्स एज अ रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर डेटा सीरियली आएगा और सीरियली डेटा आने के बाद वो रिसीवर कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल हो करके वो पैरेलली कन्वर्ट होगा 8 बिट में और वो डेटा बस से कनेक्ट हो जाएगा। अब डेटा बस बफर के थ्रू दैट डेटा कैन बी रिसीव टू माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये तो मेरा एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब इसके मेन फंक्शंस पर चलते हैं, फीचर्स पर चलते हैं। तो 8251 जो है ये हमने नाम देख ही लिया, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर सर्किट है। आईसी बेसिकली सीरियल डेटा कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए यूज़ करी जाती है। पेरिफेरल डिवाइस की तरह हम एक अपने कंप्यूटर सिस्टम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि पैरेलल डेटा सीपीयू से रिसीव करेगी और सीरियल फॉर्म में भेजेगी, या फिर सीरियल डेटा को रिसीव करेगी और सीपीयू को पैरेलल फॉर्म में डेटा भेजेगी। ये पूरा काम कौन करेगा? 8251 करेगा। ठीक है, 8251 सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो हमारे सीरियल कम्युनिकेशन के दो इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर्मेट थे, उन दोनों को सपोर्ट करती है और ये फुल डुप्लेक्स मोड में काम करती है। मतलब एक टाइम पे डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एज वेल एज इट कैन बी रिसीव्ड। ठीक है, और ये वेरिएबल बॉड रेट्स पर काम करती है। बॉड रेट क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ स्टेट ट्रांजिशन पर सेकेंड। ठीक है, तो वो हमने देख लिया है। तो सीरियल कम्युनिकेशन में बॉड रेट होता है और पैरेलल कम्युनिकेशन में हम लोग बिट रेट की बात करते हैं। ठीक, अ सेपरेट कंट्रोल यूनिट इज अवेलेबल टू डिटरमाइन द ऑपरेशन, कि कौन सा ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करना है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कंट्रोल वर्ड उस आईसी के अंदर हमें लिखना है, उसके हिसाब से हम उस ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि बाकी सारी आईसीज में होता है, पेरिफेरल आईसीज में, वैसे ही सेम इस 8251 में भी है। 8251 एक इनपुट पोर्ट है उसके अंदर और एक आउटपुट पोर्ट है ना, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों सेक्शन। रिसीवर वाला हो जाएगा इनपुट और पैरेलल ट्रांसमीटर वाला हो जाएगा आउटपुट पोर्ट। ठीक है, उसको हम किसी भी रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के थ्रू कनेक्ट करेंगे, इंटरफेस करेंगे प्रोसेसर के साथ। प्रोसेसर के जो कंट्रोल सिग्नल्स होंगे वो कंट्रोल सिग्नल्स इस रीड राइट कंट्रोल लॉजिक को दिए जाएंगे ताकि वो प्रोसेसर इस 8251 आईसी को कंट्रोल कर ले। अब इसमें जो कंट्रोल रजिस्टर है वो 16 बिट का है और उस 16 बिट के रजिस्टर को प्रोग्राम कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टेटस ऑफ ऑपरेशन, अगर जो स्टेटस हमारा चल रहा है 8251 में, उसको हम रीड भी कर सकते हैं यूजिंग स्टेटस रजिस्टर। अब उसके पास कई सारे रजिस्टर्स हैं, तो उन रजिस्टर्स के डेटा को अगर मेरे को राइट करना है, यानी उसको प्रोग्राम करने के लिए कंट्रोल रजिस्टर लोड करना है, या फिर अगर उसके स्टेटस को रीड करना है, ये हम 8251 में ईजिली कर सकते हैं। ये दो रजिस्टर्स हैं, कंट्रोल रजिस्टर और स्टेटस रजिस्टर। ये प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है 8251 की लॉजिक को लॉजिक 1 हमें करना पड़ेगा। ये जो हमारा C/D बार था, ये जो पिन थी स्टार्टिंग में, आपने ध्यान से देखा हो तो ये वाला, दिस कंट्रोल ऑब्लिक डेटा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को करता हूँ 1,
तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल इसको कर देगा 1, ठीक है, मतलब हम कंट्रोल रजिस्टर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें लॉजिक 0 देना पड़ेगा। तो C/D बार इज बेसिकली कंट्रोल ऑब्लिक डेटा। तो अगर मैं 1 देता हूँ तो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, और डेटा अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ डेटा रजिस्टर, तो उसके लिए हमें लॉजिक 0 देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम रीड ऑपरेशन की बात करते हैं। 8251 में जो डेटा रजिस्टर है उसको रीड कर सकते हैं सीरियल डेटा रिसीव करने के लिए, ठीक है, और राइट भी कर सकते हैं डेटा को अगर ट्रांसफर करना है, जिस डेटा को ट्रांसफर करना है उसके लिए हम राइट भी कर सकते हैं। एड्रेस लाइन A0 हम एक सिग्नल की तरह यूज़ करेंगे, और उस सिग्नल को यूज़ करेंगे हम 2 एड्रेस को सेलेक्ट करने के लिए, एक कंट्रोल और दूसरा स्टेटस। हमने देखा ना यहाँ पे कि हमारे पास 2 रजिस्टर थे, एक कंट्रोल रजिस्टर और एक स्टेटस रजिस्टर। तो उन कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर्स को एक्सेस करने के लिए वी यूज़ A0 पिन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल और लॉजिक रजिस्टर्स बेसिकली होते क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा रीड राइट लॉजिक था, ठीक है। इस रीड राइट लॉजिक में मैंने ये सारी पिन थी जो मेरी माइक्रो प्रोसेसर से आ रही हैं, ठीक है। क्लॉक, रीसेट, RD बार, WR बार, CD, ये मैं एक डिकोडर एनकोडर के थ्रू डिसाइड करूंगा, या फिर मैं इसको A0 से कनेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को रीड करना है, राइट करना है। चिप सेलेक्ट लॉजिक अगेन मैं एक डिकोडर के सर्किट के थ्रू इसको यूज़ करूंगा, ठीक है। अब ये एक कंट्रोल करेगा डेटा बस बफर को, ऑब्वियसली कंट्रोल पार्ट है तो कंट्रोल करेगा डेटा बस बफर को। ये 2 रजिस्टर्स को और कंट्रोल करेगा, एक है मेरा कंट्रोल रजिस्टर जो कि 16 बिट का है, और एक है मेरा स्टेटस रजिस्टर जो कि 8 बिट का है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कंट्रोल रजिस्टर को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो कंट्रोल रजिस्टर के लिए C/D बार की वैल्यू कर दी मैंने 1, क्योंकि मैं कंट्रोल रजिस्टर सिलेक्ट कर रहा हूं, और चूंकि कंट्रोल रजिस्टर में डेटा को राइट कर सकते हैं इसलिए मैंने इसको राइट करा 11, ठीक है। और अगर मैं स्टेटस रजिस्टर को जाता हूं तो स्टेटस रजिस्टर को भी ये एक कंट्रोल रजिस्टर का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसको हमने कंट्रोल सिग्नल यानी C/D बार को करा 1, और चूंकि मुझे स्टेटस को केवल रीड करना है क्योंकि डेटा बस पर ये डेटा भेज सकता है, ठीक है, तो मैं रीड करने के लिए RD बार को करूंगा 0, ठीक है। तो ये कंट्रोल सिग्नल मेरे को चाहिए अगर मैं कंट्रोल रजिस्टर या फिर स्टेटस रजिस्टर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल रजिस्टर के अंदर डेटा आ सकता है बिकॉज कंट्रोल रजिस्टर के अंदर हम डेटा लोड करेंगे, स्टेटस रजिस्टर के थ्रू हम डेटा रीड करेंगे, ठीक है। तो डेटा इंटरनल बस पर जाना चाहिए स्टेटस रजिस्टर से, और कंट्रोल रजिस्टर में इंटरनल डेटा बस से डेटा आना चाहिए, इसीलिए इनकी डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है। इसीलिए मैंने कंट्रोल सिग्नल WR बार और RD बार मेंशन करे हैं, ठीक है। एक ये ट्रांसमीटर सर्किट है और एक ये रिसीवर सर्किट है, इन दोनों रजिस्टर्स के थ्रू, इन दोनों पिंस के थ्रू मैं ट्रांसमीटर और रिसीवर सर्किटरी पर कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन पे। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शन में आपने ध्यान से देखा हो राइट साइड पर हमने ये सर्किट डिफाइन करा था, ट्रांसमीटर बफर और ट्रांसमीटर कंट्रोल, सिमिलरली रजिस्टर बफर और रजिस्टर कंट्रोल। इन दोनों के साथ चूंकि सर्किट में एक मैं रजिस्टर भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो बफर के थ्रू किसी रजिस्टर में जाएगा, उस रजिस्टर से डेटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो वो रजिस्टर मेरा आउटपुट रजिस्टर है। सिमिलरली अगर डेटा आ रहा है तो बफर में आने से पहले इट विल गो फर्स्ट इनटू द इनपुट रजिस्टर, क्योंकि रिसीव डेटा इनपुट रजिस्टर में आएगा। डेटा बफर रजिस्टर से ये D7 से D0 वाली बिट जो है माइक्रो प्रोसेसर की, उससे ये इंटरनल डेटा बस के थ्रू ये मेरे रिसीवर और ट्रांसमीटर सेक्शन कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है, डेटा सेगमेंट से ही रिलेटेड है, डेटा को ही एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरे कंट्रोल सिग्नल्स हैं और मेरे पिन्स हैं, बेसिकली ये पिन IC की हैं। अभी अगले कमांड में हम लोग अगले 2-3 स्लाइड के बाद वील डिस्कस की पिन डायग्राम्स का क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर पिन की डिटेल्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये रिसीवर कंट्रोल लॉजिक है, ये ट्रांसमीटर कंट्रोल लॉजिक है। ऑब्वियसली ट्रांसमीटर कंट्रोल लॉजिक इस बफर सेक्शन को प्लस इस रजिस्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। सिमिलरली रिसीवर कंट्रोल लॉजिक से इनपुट रजिस्टर से डेटा आ रहा होगा, और वो कंट्रोल किसको कर रहा होगा, बफर को कर रहा होगा, क्योंकि ये ट्रांसमीटर है तो ट्रांसमिट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल देगा, ठीक है। जब डेटा रिसीव करना है तो इनपुट रजिस्टर से डेटा लेगा, है ना, कुछ कंट्रोल सिग्नल के लिए कि वो डेटा अवेलेबल है उसके पास, और फिर उस कंट्रोल लॉजिक जो सर्किट है वो इस बफर रजिस्टर को अपने सिग्नल देगा, क्योंकि ये रिसीवर सेक्शन है इसलिए वो रिसीव कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसमीटर सेक्शन है इसलिए ट्रांसमिट कर रहा है आउटपुट रजिस्टर को, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पिन डायग्राम पे, ठीक। पिन डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास जो ये पिन्स हैं, देखो 8 पिन तो ये हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 पिन ये हो गई, है ना। तो 8 और 6 14 पिन हो गई। उसके बाद 1 2 3 4 18 हो गई,
है ना, 1 2 3 4 22 और 1 2 3 4 26 और 2 पिन कौन सी बची, वीसीसी और ग्राउंड। तो टोटल 28 पिन की आईसी है, वो 28 पिन की आईसी में ये बना रखा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, है ना, ये कुछ इस फैशन में कनेक्टेड है, ये मेरी डेटा बस है। वीसीसी और ग्राउंड मेरी ये पिन्स है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये तीनों, सॉरी ये चारों, है ना। उसके बाद रीसेट, क्लॉक और चिप सेलेक्ट आ गया। ठीक है, ये 6 मेरे कंट्रोल सिग्नल्स हो गए। ये मेरे मॉडम कंट्रोल वाले पिन्स हो गए, और बाकी ये ट्रांसमीटर वाले हैं, और एक ये बाकी सारे ये ट्रांसमीटर वाले हैं, ये और ये ट्रांसमिटिंग है, ये वाला ट्रांसमिटिंग है, ये ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमिटिंग के लिए है और ये ट्रांसमिटिंग के लिए है। बाकी बचे 1 2 और ये 3, ये मेरे रिसीविंग के लिए है। ठीक है, तो टोटल 28 पिन, ये वाला एक रिसीव का ये रह गया। ये टोटल 28 पिन की आईसी, जिसमें 4 रिसीवर के लिए, 4 ट्रांसमीटर के लिए और 8 बिट की डेटा बस और 6 कंट्रोल्स और एक वीसीसी और एक ग्राउंड और बाकी 4 मॉडम कंट्रोल के, टोटल 28 पिन की आईसी है। आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक टेबल के फॉर्म में ये बता भी रखा है। D7 to D0 इट्स अ डेटा बस दैट इज ऑफ 8 बिट। ठीक है, C/D बार ये कंट्रोल और डेटा जिसको लोड करना है या रीड करना है। ठीक है, RD इज टू रीड, WR बार इज टू राइट, CS बार इज चिप सेलेक्ट चिप को इनेबल करने के लिए, क्लॉक मैं किस क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर काम करना चाह रहा हूँ वो, रीसेट अगर मैं इस ऑपरेशन को रीसेट करना चाहता हूँ तो। ठीक है, उसके बाद ये TXC और TXT, ये है ट्रांसमीटर क्लॉक और ट्रांसमीटर डेटा। ठीक है, TXC कंफ्यूज मत होना, ट्रांसमीटर कंट्रोल नहीं है, ये ट्रांसमीटर क्लॉक है। ठीक है, TXD इज ट्रांसमिट डेटा, ट्रांसमिट क्लॉक, अगर ट्रांसमीटर किस क्लॉक पे काम कर रहा है वो TXC पिन को से के थ्रू पता लगेगा, और TXD मतलब ट्रांसमीटर किस पिन से डेटा मेरे को ट्रांसमिट कर रहा है वो बताएगा। ठीक है, सिमिलरली RXC इज रिसीवर क्लॉक और RXD यानी रिसीवर का डेटा, अगर डेटा रिसीव हो रहा है तो वो RXD पिन से रिसीव हो रहा होगा। रिसीवर रेडी है क्या, RX/RDY, और ट्रांसमीटर रेडी है क्या, दैट इज TX/RDY। ये मेरे ट्रांसमीटर और रिसीवर कंट्रोल के और डेटा के और कंट्रोल लॉजिक के पिन्स आ गए। उसके बाद ये जो 4 पिन्स हैं, DSR, DTR, RTS और CTS, ये बेसिकली मैं मॉडम कंट्रोल के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, डेटा सेट रेडी, डेटा टर्मिनल रेडी, रिक्वेस्ट टू सेंड डेटा, क्लियर टू सेंड डेटा, ये 4 इंपॉर्टेंट पिन्स हैं अगर मैं मॉडम कंट्रोल की बात करता हूँ। रिसीवर पिन सेक्शन पर मेरे पास एक ये SYN-DET और BD, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन है, इसको बोलते हैं सिंक्रोनस डिटेक्शन और ब्रेक डिटेक्शन। ठीक है, ब्रेक डिटेक्ट, बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर सिंक्रोनाइजेशन इन दोनों रिसीवर ट्रांसमीटर के बीच में है क्लॉक की फ्रीक्वेंसीज में, तो हम इसको करते हैं 1, और अगर नहीं है तो हमें इसको करना पड़ता है 0। ठीक है, तो ब्रेक और डिटेक्शन को ब्रेक करने के लिए या फिर सिंक्रोनस को डिटेक्ट करने, सिंक्रोनाइजेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे SYN-DET/BT पिन। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पिन है जो ट्रांसमीटर सेक्शन के अंदर आती है, ये बोलती है TXE, दैट इज ट्रांसमीटर एम्प्टी। अगर मेरा ट्रांसमीटर एम्प्टी है, मतलब मेरे पास कोई डेटा नहीं है भेजने के लिए, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इस TXE पिन से मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, और बाकी जो VCC और ग्राउंड है, किसी भी आईसी को काम कराने के लिए ये 2 पिन तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, तो ये 2 पिन बेसिकली ये हो गई। ठीक, अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे इन पिन डायग्राम्स के, इन पिन के बारे में कि वो पिन पर्टिकुलरली करती क्या है, उसका यूज क्या है, और उसके बाद हम चलेंगे रजिस्टर सिलेक्शन, मोड सिलेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो पिन डिस्क्रिप्शन, D0 से D7 ये डेटा बस है, बाई डायरेक्शनल है ऑब्वियसली। ठीक है, जो कि डेटा चाहे वो कंट्रोल वर्ड हो चाहे वो डेटा हो, उसको ट्रांसफर करने के काम आएगी CPU और 8251 के बीच में। अब ये कम्युनिकेशन कोई सा भी तरफ से हो सकता है, CPU से 8251 की तरफ भी हो सकता है और 8251 से CPU की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल बस है। रीसेट, अगर मैं चाहता हूँ कि अपने क्या कह सकते हैं, एक तरीके से अपने प्रोसेस को टर्मिनेट करना, रीसेट करना, आईसी को रीसेट करना, बिगिनिंग पर पहुंचना, तो मैं रीसेट के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका एक और भी काम है, वो ये है कि अगर मैं मोड इंस्ट्रक्शन को लिखना चाहता हूँ तो भी मैं इस रीसेट पिन के थ्रू लिख सकता हूँ। ठीक है, द टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर रीसेट सिग्नल इज 6 क्लॉक पल्स, 6 क्लॉक पल्स रिक्वायर करेगा ये। ठीक है, अगर मैं इसको 8251 को रीसेट करना चाहता हूँ तो ये मोड इंस्ट्रक्शन को रीड करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद है क्लॉक। क्लॉक सिग्नल
जो कि इंटरनल डिवाइस की टाइमिंग को कंट्रोल करने के, जनरेट करने के काम आएगा, है ना। क्लॉक सिग्नल RXC और TXC से इंडिपेंडेंट होता है। जो क्लॉक मेरा इनपुट आ रहा है, क्लॉक मेरे को क्लॉक 8251 को देना पड़ेगा, मतलब प्रोसेसर 8251 को क्लॉक प्रोवाइड करेगा कि मेरे को किस पर्टिकुलर क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर काम करना है। तो जिस पर्टिकुलर क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर मैं काम करना चाह रहा हूँ उस क्लॉक को मेरे को देना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर जिस क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर मैंने इनपुट दिया है क्लॉक को 8251 को, उसी क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर RXC यानी रिसीवर क्लॉक और ट्रांसमीटर क्लॉक काम करें, नहीं, कंपल्शन नहीं है। वी कैन मैनेज द क्लॉक फ्रीक्वेंसीज ऑफ फॉर रिसीवर एंड ट्रांसमीटर सेक्शन। ठीक है, ये हम कमांड वर्ड फॉर्मेट के थ्रू अभी जब आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसी फ्रीक्वेंसी को या बेसिकली बॉड रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, WR बार इज राइट डेटा। ये पता ही आपको, डेटा को राइट करना है तो WR बार 0 देना पड़ेगा। एक्टिव लो सिग्नल है, 0 देना पड़ेगा। इसको राइट करने के काम मिलेंगे डेटा या फिर कंट्रोल वर्ड को। डेटा बेस पे डेटा राइट करना है या फिर कंट्रोल वर्ड को CPU से 8251 के अंदर राइट करना है तो WR बार यूज करेंगे। अगला है RD बार, ये रीड डेटा। अगर मेरे को डेटा रीड करना है तो, या फिर अगर मेरे को स्टेटस वर्ड रीड करना है तो, ठीक है, ये हम RD बार यूज करेंगे। उसके बाद आता है C/D बार। ये मैं बता चुका हूँ, कंट्रोल ऑब्लिक डेटा। कंट्रोल मतलब मैं कंट्रोल सिग्नल्स दे रहा हूँ और डेटा मतलब मैं डेटा सिग्नल्स को दे रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ डेटा को। ठीक है, तो ये एक इनपुट सिग्नल है टू डिटेक्ट द डेटा और कमांड वर्ड एंड स्टेटस वर्ड। जबकि 8251 को CPU एक्सेस करता है तब मैं डेटा दे रहा हूँ या कमांड वर्ड दे रहा हूँ या स्टेटस वर्ड रीड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर C/D बार 0 है तो डेटा रिसीव करा जाएगा और C/D बार अगर हाई है तो कमांड वर्ड या स्टेटस वर्ड एक्सेस करे जाएंगे। ये 8251 जो IC है उसकी स्पेशलिटी है। CS बार इज चिप सेलेक्ट, एक्टिव लो सिग्नल। और ये अगर चिप सेलेक्ट ही नहीं होगी तो 8251 काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर CPU चाहता है एक्सेस करना कि वो 8251 को एक्सेस करे तो उसको चिप सेलेक्ट सिग्नल यूजिंग एक्टिव लो सिग्नल मेरे को देना पड़ेगा यूजिंग सम डिकोडर सर्किटरी अवेलेबल एट दी 8085 और एनी जनरल प्रोसेसर। ठीक है, अगला है TXT, ट्रांसमिट डेटा लाइन। ठीक है, ये आउटपुट सिग्नल है जो कि ट्रांसमिट सीरियल डेटा को कन्वर्ट सीरियल डेटा को ट्रांसमिट करने के काम में आती है। हमने पैरेलल डेटा को कन्वर्ट कर लिया सीरियल डेटा में यूजिंग 8251। अब वो बिट बाय बिट ट्रांसमिट कैसे होगा, वो होगा दिस TXT पिन के थ्रू। ठीक है, डिवाइस मस्ट बी इन मार्क स्टेटस यानी हाई लेवल आफ्टर रीसेटिंग। अगर मैं उसको रीसेट कर दूं तो मैं ट्रांसमिट को डिसेबल कर देता हूं, यानी अब जो मेरा मार्क स्टेटस है वो हाई हो गया। ठीक है, अगला है TX रेडी। अगर ट्रांसमीटर रेडी है, ठीक है, ये एक आउटपुट सिग्नल है जो बताता है मुझे कि मैं तैयार हूं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, टर्मिनल इज ऑलवेज एट द लो लेवल, है ना, लो लेवल। अगर CTS मेरा हाई है, CTS मतलब अगर मैं क्लियर टर्मिनल भेज रहा हूं और अगर वो हाई है, इसका मतलब डिवाइस जो है वो या फिर दूसरे तरीके से हम ट्रांसमिशन को डिसेबल भी कर सकते हैं, है ना, यूजिंग अ कमांड। इन दोनों के थ्रू हम लोग ट्रांसमीटर रेडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रांसमीटर एम्प्टी, अगला है TX एम्प्टी। ठीक है, दिस इज बेसिकली आउटपुट सिग्नल जो कि इंडिकेट करेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए। आई हैव नो डेटा कैरेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये बताएगा कि मेरे पास कोई डेटा नहीं है। अगला है TXC, दैट इज ट्रांसमीटर क्लॉक। ये क्लॉक इनपुट सिग्नल है क्योंकि मैं ट्रांसमीटर को दे रहा हूँ तो ट्रांसमीटर के लिए इनपुट है। ठीक है, कि मेरे को किस बॉड रेट से, किस फ्रीक्वेंसी से मेरे को ट्रांसमिशन करना है। ठीक है, अब मेरे दो मोड है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस मोड में जो बॉड रेट है वो सेम होगा जो कि फ्रीक्वेंसी है TXC की, ऑब्वियसली, है ना। सिंक्रोनस मोड में क्या होता है, दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। और एसिंक्रोनस मोड में क्या होता है, एसिंक्रोनस में मैं बॉड रेट को चेंज कर सकता हूँ। तो बॉड रेट कुड बी 1, दैट मीन्स सेम, कुड बी 1/16, कुड बी 1/64। दैट मीन्स अगर मैं ट्रांसमीटर एंड पर फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 16 किलोहर्ट्ज, तो मैं उसको 16 किलोहर्ट्ज भी रख सकता हूँ एसिंक्रोनस मोड के अंदर। 16/16 दैट मीन्स 1 किलोहर्ट्ज भी रख सकता हूँ
और 16/64 दैट इज 0.25 किलोहर्ट्ज भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि मैं कौन से मोड में कौन सी फ्रीक्वेंसी पर डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता हूँ या रिसीव करना चाहता हूँ। ये 1/16, 1/64 इसलिए यूज़ करेंगे अगर मेरी पेरिफेरल डिवाइस जहाँ पर मैं डेटा भेज रहा हूँ वो स्लो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही है, तो डेटा को स्लोली रिसीव कर रही है, तो ठीक है। नेक्स्ट सर इज बॉड रेट क्या होता है? सीरियल वाली तुमने देखी नहीं क्या वीडियो? सर देखी थी सर, पर उतना है सर, मतलब उसमें इतना वो नहीं था क्लियर उसमें। उसमें मैंने बताया था, अगर एक बिट सपोज 1 से 0 आ रही है तो जितने टाइम पे वो 1 है, जितने टाइम पे वो 0 है, उसका एक फिक्स टाइम है ना। तो जितने टाइम का वो एक बिट का टाइम है पर्टिकुलरली, उसका इनवर्स निकाल लेंगे हम कि वो पर यूनिट पर बिट एक बिट ट्रांसमिट होने में कितना टाइम ले रही है, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ स्टेट चेंज पर यूनिट बिट पर बिट, ठीक है। तो अगर मैं उसका इनवर्स निकाल लेता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल एक बिट जो है वो 0.3 मिली सेकेंड की है, तो मैं 0.3 मिली सेकेंड का इनवर्स निकाल लूँ, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ। बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर मैं देखूँ तो ये एक फिक्स टाइम के लिए ऑन है, एक फिक्स टाइम के लिए ऑफ है, ठीक है। तो जितने टाइम के बाद वो सिग्नल रिपीट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो उसका इनवर्स निकलेगा फ्रीक्वेंसी से। लेकिन बॉड रेट क्या होता है? बॉड रेट में हम देखते हैं कि कितना टाइम एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहा है, मतलब ये एक बिट इतने टाइम के लिए रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, दैट विल बी बॉड रेट। इसका इनवर्स मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, इसका इनवर्स मेरा फ्रीक्वेंसी होगा, और इसका इनवर्स मेरा होगा बॉड रेट, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। यस सर। अब अगला है रिसीव डेटा RxD। ये सिग्नल सीरियल डेटा को रिसीव करने के काम में आएगा। RX रेडी मतलब मेरा रिसीवर रेडी है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं CPU मेरा डिटेक्ट करे कि जो डेटा मैं रिसीवर रेडी से रिसीव कर रहा हूँ तो वो मेरा CPU तक पहुँच रहा है, इसका मतलब रिसीवर अगर रेडी है, यानी CPU ने रिसीवर को कमांड दे रखी है कि रिसीवर रेडी इज ऑन, दैट मीन्स रिसीवर रेडी इज हाई लॉजिक 1, दैट मीन्स अब रिसीवर मेरा रेडी है इस डेटा बिट को रिसीव करने के लिए, ठीक है। इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं, और रीसेट करने के लिए हमें लीडिंग एज ऑफ द आरडी बार सिग्नल लेना पड़ेगा। लीडिंग एज मतलब सपोज अगर मैं 1 से 0 आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा 1 से 0 आ रहा है, ये एक फॉलिंग एज होगी, लीडिंग एज होगी ये वाली, जब मैं 0 से दोबारा 1 पे जा रहा हूँ। तो अगर ऐसा है इस एज पर मैं उसको डिसेबल भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये रीसेट हो जाएगा मेरा, यानी डिसेबल हो जाएगा। अनलेस द CPU रीड्स अ डेटा कैरेक्टर बिफोर द नेक्स्ट वन विच इज रिसीव्ड कंप्लीटली, जब तक कि अगला डेटा कैरेक्टर रिसीव ना हो तब तक की CPU डेटा कैरेक्टर को क्या कहते हैं रीसेट रहेगा, ठीक है। द प्रीसीडिंग डेटा, पिछला वाला जो डेटा था वो मेरा लॉस हो जाएगा अगर उसने रिसीवर रेडी पिन डिसेबल कर दी और उसने आगे कोई डेटा भेजा इनेबल करने के बाद, तो मेरा जो उस टाइम पर डेटा भेजा गया था वो डिसेबल, क्योंकि वो रेडी नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पर ट्रांसमीटर रेडी ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट इज RxC बार, दैट इज रिसीवर क्लॉक। रिसीवर क्लॉक मेरे लिए क्या काम करेगी? मेरे को रिसीवर की फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करने के काम में आएगी कि मैं किस फ्रीक्वेंसी पर रिसीवर सर्किट को काम कराना चाह रहा हूँ। ये सेम भी हो सकता है, ट्रांसफर स्पीड सेम भी हो सकती है या फिर उससे कम भी हो सकती है ना। क्योंकि हमने देखा कि अगर सेम है इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर की रिसीवर से मैच कर रही है, लेकिन देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी रिसीवर की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, मतलब रिसीवर थोड़ा स्लो रिस्पॉन्डिंग पेरिफेरल हो। तो अगर ऐसा है तो मैं बॉड रेट को कम दूंगा। अगेन इट इज़ सिंक्रोनस मोड में सेम रहेगा, और एसिंक्रोनस मोड में इट कुड बी 1/16 और 1/64। क्लियर है? टाइम्स द बॉड रेट। तो उसके बाद हम चलते हैं सिंक्रोनस डिटेक्ट या ब्रेक डिटेक्ट। ये बेसिकली एक पिन है जो मोड चेंज करने के या फंक्शन को चेंज करने के काम में लाई जाती है, ठीक है। तो अभी जब हम आगे चलेंगे तो इस पर्टिकुलर पिन का क्या यूज़ है उस मोड को सिलेक्ट करने में वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल सिंक्रोनस मोड में अगर हम देखें तो ये सिग्नल जो है वो हाई रहेगा, यानी सिंक्रोनस कैरेक्टर्स रिसीव्ड हो रहे हैं और वो कैरेक्टर सिंक्रोनाइज है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फ्रीक्वेंसी दोनों साइड की फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनस है, ट्रांसमीटर और रिसीवर, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से मैं बिट्स भेज रहा हूं उसी फ्रीक्वेंसी से मैं बिट्स को रिसीव कर रहा हूं, तो मतलब मैंने सिंक्रोनस डिटेक्शन मेंटेन कर रखा है, सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में काम करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली पिन होनी चाहिए 1, ठीक है। और अगर ये 1 नहीं है, ठीक है, अगर मैं एसिंक्रोनस मोड में काम कर रहा हूँ, ठीक है,
तो ये आउटपुट टर्मिनल, ये एक आउटपुट टर्मिनल है जो आउटपुट वाली बिट है सेंड, ठीक है। ये एक हाई लेवल आउटपुट को जनरेट करेगी, तब जनरेट करेगी जब मैं एक कैरेक्टर का ब्रेक होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ये पता है कि एक बिट का रेट कितना टाइम है, कितने टाइम तक एक बिट मेरी रिसीव हो रही है, उसकी मेरे को फ्रीक्वेंसी पता है। तो जब मैं उस बिट को रिसीव कर रहा हूँ, और मैं एसिंक्रोनस मोड की बात कर रहा हूँ, एसिंक्रोनस मोड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो जिस टाइम पर मैं बिट को रिसीव कर रहा हूँ उस टाइम तक तो लॉजिक 1 है, और उसके बाद एक ब्रेक जनरेट होगा, हाई लेवल सिग्नल जनरेट करेगा। इसका मतलब अब मैंने कैरेक्टर को के ब्रेक को पहचान लिया है, ठीक है। जैसी कैरेक्टर का रिसेप्शन ब्रेक होगा, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली हाई इनपुट दे देगा, ठीक है। दिस सिग्नल send@bd विल बी रीसेट अगर मैं RxD को हाई लेवल पर रखता हूं तो, है ना। रिसीव डेटा अगर हाई लेवल पे है, इसका मतलब ये रीसेट हो जाएगा, और अगर रीसेट एक्टिव है तो ये टर्मिनल जो है वो लो लेवल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मोड्स जब मैं बताऊंगा तो क्लियर हो जाएंगी, फॉर्मेट जब मैं बताऊंगा तब उसके अंदर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद DSR, डेटा सेट रेडी, ठीक है। ये 4 पेन थी जो हमने मॉडर्न कंट्रोल वाली थी, तो मॉडर्न कंट्रोल के लिए एक साथ पेन को डिस्कस कर लेते हैं। डेटा सेट रेडी, अगर मैं मॉडर्न इंटरफेस पर काम कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे उसके स्टेटस को पहचानने के लिए डेटा सेट रेडी इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा सेट रेट इनेबल तब होगा जब ये वाली पेन होगी 0। तो अगर ये 0 है दैट मीन्स डेटा सेट रेडी, मतलब मैं मॉडर्न के साथ इंटरफेसिंग करने के लिए तैयार हूँ। उन सिग्नल्स को रिकग्नाइज कर सकता हूँ CPU के द्वारा जब CPU उसको रीड करे, स्टेटस को रीड करे। सिमिलरली डेटा ट्रांसमिट टर्मिनल रेडी, डेटा टर्मिनल रेडी मतलब मैं डेटा के टर्मिनल को, जिस टर्मिनल से डेटा को मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, मतलब रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो डेटा वहाँ पहुँच गया है तो मैं उस डेटा टर्मिनल रेडी, अगर वो रेडी है रिसीव करने के लिए, तो मैं इस DTR कमांड के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मॉडर्न इंटरफेस मेरी रेडी है या नहीं। इट इज़ पॉसिबल टू सेट द स्टेटस ऑफ DTR बाय कमांड। इस DTR के स्टेटस को 1 या 0 करना है तो हम कमांड वर्ड के थ्रू इसको सेट या रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। CTS इज क्लियर टू सेंड डेटा, ये एक इनपुट सिग्नल है मॉडर्न इंटरफेस के लिए। ये 2 आउटपुट थे, ये इनपुट था, ये आउटपुट था, ये भी एक इनपुट है, और RTS एक आउटपुट होगा, ठीक है। DT डेटा सेट रेडी इनपुट, और CTS क्लियर टू सेंड डेटा इनपुट, और डेटा टर्मिनल रेडी, क्योंकि टर्मिनल है मतलब ये रिसीवर सेक्शन पर है तो ये आउटपुट के लिए होगा, और रिक्वेस्ट टू सेंड ये एक आउटपुट के लिए होगा, ठीक है। मैं CTS की बात कर रहा था, क्लियर टू सेंड डेटा। ये एक इनपुट सिग्नल है मॉडर्न इंटरफेस के लिए जिसको हम यूज करते हैं ट्रांसमिट सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। टर्मिनल, दिस टर्मिनल कंट्रोल्स द डेटा ट्रांसमिशन इफ द डिवाइस इज सेट इन TX इनेबल। अगर TX इनेबल है तो डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के काम में आएगा, ये डेटा ट्रांसमिशन डिवाइस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ स्टेटस, TX इनेबल स्टेटस बाय कमांड, ठीक है। डेटा इज ट्रांसमिटेबल इफ द टर्मिनल इज एट लो लेवल। अगर मेरा डेटा ट्रांसमिट करने के लिए तैयार है तो ये CTS बार क्या हो जाएगा, ये लो लेवल पर सेट हो जाएगा, ठीक है। अगला है RTS, दैट इज रिक्वेस्ट टू सेंड। रिक्वेस्ट टू सेंड मतलब ये एक आउटपुट पोर्ट है मॉडर्न इंटरफेस के लिए, और ये इट इज़ पॉसिबल टू सेट द स्टेटस। इस RTS को भी हम कमांड वर्ड के थ्रू सेट या रीसेट कर सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं कंट्रोल सिग्नल्स के ऊपर। ये मेरे 5 टाइप के कंट्रोल सिग्नल्स हैं, हालांकि 3 अलग अलग पिन्स हैं तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट हम इनमें से यूज़ करते हैं केवल 4, ठीक है। अगर मैं C/D बार यानी कंट्रोल को कर देता हूँ 1, इसका मतलब मैं कंट्रोल सिग्नल्स को राइट कर रहा हूँ, है ना। राइट करने के लिए मुझे RD को करना पड़ेगा 1 और राइट करना पड़ेगा 0। तो MPU राइट्स इंस्ट्रक्शन इन दी कंट्रोल रजिस्टर। C दैट मीन्स कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। और ये राइट कर रहा है क्योंकि WR पेन 0 है। अगर CD 1 है और WR की जगह RD 0 करता हूँ, मतलब ये रीड कर रहा होगा। अब कंट्रोल से तो रीड कर नहीं सकता, तो रीड कहाँ से करेगा, स्टेटस से करेगा, ठीक है। स्टेटस से रीड करेगा। उसके बाद अगर मैं चाहूँ मैं इसको कर दूं 0, मतलब मैं डेटा को रीड या राइट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं C/D बार को करता हूँ 0, मतलब मैं डेटा को राइट या रीड करना चाहता हूँ, यानी डेटा आउटपुट की तरह काम करेगा। तो MPU सेंड्स द डेटा टू डेटा बफर, MPU आउटपुट्स द डेटा टू डेटा बफर, क्योंकि मैं डेटा राइट कर रहा हूँ, यानी RD बार है 1 और WR बार है
0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं C/D बार को करता हूँ 0, मतलब मैं डेटा रिलेटेड ऑपरेशन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं राइट को कर देता हूँ 1 और रीड को कर देता हूँ 0, इसका मतलब डेटा अब रीड होगा डेटा बफर से, माइक्रो प्रोसेसर डेटा बफर से रीड करेगा। और आप ध्यान से देखो, ये सारे ऑपरेशन, ये चारों ऑपरेशंस तभी यूज में आ रहे हैं जब मेरा चिप सेलेक्ट 0 है। अगर चिप सेलेक्ट 1 हो गया तो चाहिए कुछ भी हो, इट इज नॉट सिलेक्टेड, मतलब ये USART कुछ भी काम नहीं करेगी। क्लियर है? यस सर। उसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल वर्ड्स पे। कंट्रोल वर्ड में 8251 ऑपरेशन को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं रीसेट करने के बाद, है ना। और उसको मुझे इन बोर्ड वर्ड को सेंड करना पड़ेगा और फिर कमांड वर्ड और कंट्रोल रजिस्टर को मुझे अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली मोड वर्ड क्या है और कमांड वर्ड क्या है? मोड वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शन को सेट करने के लिए, मतलब मुझे किस फंक्शन को परफॉर्म करना है बेसिकली। और कमांड वर्ड मतलब मुझे किस ऑपरेशन में काम करना है, ठीक है। तो मोड वर्ड ये फंक्शन एस्टेब्लिश करेगा और कमांड वर्ड ये ऑपरेशन एस्टेब्लिश करेगा। वन बाय वन देखते हैं। मोड वर्ड ये क्या करेगा? ये फंक्शन को एस्टेब्लिश करने के काम आएगा, ठीक है। ये पहले क्या करेगा? मोड इंस्ट्रक्शन को राइट करेगा, है ना, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के अंदर। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या? इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम सिंक्रोनस मोड में काम करना चाहते हैं या एसिंक्रोनस मोड में। अगर एसिंक्रोनस मोड में काम कर रहे हैं तो मुझे स्टॉप बिट की लेंथ आइडेंटिफाई करने की पड़ेगी, क्योंकि एसिंक्रोनस मोड में 2 टाइप की हो सकती है, 1 बिट और 2 बिट। तो स्टॉप बिट आइडेंटिफाई होगी सिंक्रोनस मोड में। एसिंक्रोनस मोड में कैरेक्टर लेंथ, मेरे को कितने बिट्स एक फ्रेम में भेजनी है, ठीक है। क्या मुझे उसके अंदर एरर को चेक करने के लिए पैरिटी बिट इंक्लूड करनी है? हाँ, तो कौन सी, ठीक है। उसको कितनी फ्रीक्वेंसी से, कितने रेट से काम कराना है, लेकिन ये केवल एसिंक्रोनस मोड में होगा, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन दे रखा है मैंने, इसका मतलब मैं सिंक्रोनस मोड की बात कर रहा हूँ, है ना, वो भी मैं इसके थ्रू इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। और नंबर ऑफ सिंक्रोनस कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ बिट्स मैं सिंक्रोनसली भेजना चाहता हूँ, ये भी मैं सिंक्रोनस मोड के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोड, इट इज नेसेसरी टू राइट 1 और 2 बाइट सिंक कैरेक्टर्स, ठीक है। 1 बाइट का भी हो सकता है सिंक कैरेक्टर और 2 बाइट का भी हो सकता है। सिंक कैरेक्टर्स भी इस मोड इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, ठीक। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये मैं 2 फॉर्मेट है, एसिंक्रोनस के लिए अलग, सिंक्रोनस के लिए अलग, तो हम दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जो बिट है D0 और D1, ये मेरी बॉड रेट फैक्टर को डिसाइड करने के लिए यूज में आती है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0 0, इसका मतलब ये एसिंक्रोनस मोड में नहीं है, ये सिंक्रोनस मोड में है, ठीक है। दैट मीन्स वी शुड रेफर टू दी सिंक वाला सिंक्रोनाइजेशन मोड फॉर्मेट, सिंक्रोनस के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं एसिंक्रोनस मोड की बात करता हूँ तो ये 0 0 नहीं हो सकती, ठीक है। ये 0 0 नहीं हो सकती अगर मैं एसिंक्रोनस की बात करता हूँ, तो ये सिंक्रोनस में ही होगी, ठीक है। अब बाकी जो 3 बिट्स हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये बॉड रेट फैक्टर को आइडेंटिफाई करेगी। हमने देखा था कि ये 3 फैक्टर में बॉड रेट चेंज हो सकता है, 1, 1/16 और 64, 1/64। तो अगर मैं 1/16 लेना चाहता हूँ तो मैं इसको कर दूँ 0 1, मतलब ये वाली 0, ये वाली 1, ठीक है। और अगर मैं लेना चाहता हूँ 1/64 तो ये कर दूँ 1 और 1, ठीक है। अगर मैं सेम रखना चाहता हूँ तो इसको कर दूँ 1 और इसको कर दूँ 0, ठीक है। तो ये सेम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी किस बॉड रेट के साथ मैं ट्रांसमिशन और रिसेप्शन चाह रहा हूँ, तो वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मैं कर सकता हूँ। 64 टाइम्स मतलब मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ, ट्रांसमीटर एंड की बात कर रहा हूँ, तो ट्रांसमीटर एंड पर फ्रीक्वेंसी उतनी टाइम्स होगी, बॉड रेट के मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अगर मैं अगली वाली पिन की बात करता हूँ D2 और D3, तो D2 और D3 में हम आइडेंटिफाई करेंगे कैरेक्टर, जो मैं एक टाइम पर भेज रहा हूँ डेटा, उस डेटा में कितनी बिट्स एक साथ हैं, है ना। अगर मैंने स्टार्ट करा बिट को और एंड करा, तो उस स्टार्ट और एंड के बीच में टोटल कितनी नंबर ऑफ बिट्स भेज रहा हूँ। तो मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन है, या तो मैं 5 बिट भेज सकता हूँ, या 6, या 7, या 8। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपने 0 0 0 1 1 0 और 1 1 4 कॉम्बिनेशन बना लिए। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये मैंने यहाँ पर कैरेक्टर लेंथ के यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद मुझे पैरिटी भी डिसाइड करनी है, तो D4 और D5 के थ्रू मैं पैरिटी डिसाइड करता हूँ। ये मेरा पैरिटी चेक करने के काम आता है। अगर मैंने इसको कर दिया 0 0, ठीक है, अगर मैंने इसको कर दिया 0 0, तो मेरी ये PEN जो है ये पैरिटी इनेबल है, और दिस इज इवन पैरिटी। तो पैरिटी इनेबल करने के लिए मुझे ये तो 1 करना पड़ेगा,
है ना। अगर ये 1 नहीं है तो पैरिटी इनेबल ही नहीं है, मतलब डिसेबल है ना। तो अगर ये 0 है, देखो ये वाली बिट 0 है ना, यहाँ पे ये वाली बिट 0 है, ये वाली बिट है पैरिटी इनेबल, या फिर ये वाली। तो इन दोनों ही केस में आप ध्यान से देखो, दिस इज डिसेबल्ड, यानी पैरिटी मैंने डिसेबल कर रखी है, ठीक है। और अगर मुझे इनेबल करना है तो इनेबल करने के लिए मुझे ये वाली बिट करनी पड़ेगी 1, यानी ये वाली बिट हो गई 1 यहाँ पे और यहाँ पे। अब अगर मैं इसको बोलता हूँ 0, ये क्या है, पैरिटी इवन पैरिटी अगर 0 है इसका मतलब ये ऑड पैरिटी है, और इवन पैरिटी के लिए बिट अगर 1 है तो ये इवन पैरिटी है। तो इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी यूजिंग दिस ईपी पेन D5 बिट पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगली जो बिट्स हैं D7 और D6, ये है स्टॉप बिट लेंथ, है ना। स्टॉप बिट लेंथ में अगर ये दोनों बिट मेरी होती हैं 0 0, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम मेरे को एक बिट तो चाहिए ही स्टॉप बिट बनानी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इट कैन 1 बिट कैन बी यूज्ड और एट मैक्स 2 बिट्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई दी स्टॉप बिट्स। तो वो स्टॉप बिट 1 भी हो सकती है, 1.5 बिट भी हो सकती है और 2 बिट भी हो सकती है। अब आधी बिट कहाँ से आएगी, आधी बिट उस टाइम से आएगी, उस टाइम तक जो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर तो काम कर नहीं रहा, ये बॉड रेट पर काम कर रहा है। बॉड रेट मतलब कितना एक पर्टिकुलर बिट का टाइम है, तो उसका 1.5 गुना, दैट मीन्स 1.5 बिट का टाइम, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 0, यानी 0 1 की बात कर रहा हूँ तो ये 1 बिट है। अगर मैं 1 0 की बात कर रहा हूँ तो ये 1.5 बिट है, और अगर मैं 1 1 की बात कर रहा हूँ तो ये 2 बिट है। ये आप यहाँ से देख सकते हो। एसिंक्रोनस मोड वर्ड फॉर्मेट के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप बिट लेंथ को 1 बिट, 1.5 बिट और 2 बिट्स के फॉर्म में ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है मोड वर्ड फॉर्मेट और सिंक्रोनस के लिए। सिंक्रोनस के लिए देखो ये तो 0 0 होना चाहिए, हमने एसिंक्रोनस वाले में देखा ये 0 0 होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी बचता है वर्ड कैरेक्टर की लेंथ। कैरेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो कैरेक्टर की लेंथ 0 0 पे 5, 1 0 पे 6, 0 1 पे 7 और 1 1 पे 8, वही सेम जो पहले था। ये भी मेरा इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी है। अगर मैं पैरिटी इनेबल करना चाहता हूँ तो पैरिटी इनेबल के लिए 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब पैरिटी इनेबल है। और अगर 0 0 है तो यहाँ पैरिटी डिसेबल है, ठीक है। ये भी डिसेबल है और ये भी डिसेबल है, आप ध्यान से देख सकते हो, वही सेम पुराना वाला जो था, ठीक है। दिस इवन पैरिटी, अगर ये 0 है तो ऑड पैरिटी है, अगर ये 1 है तो इवन पैरिटी है, वो जो हमने पहले एसिंक्रोनस में पढ़ा रखा था। ये जो दो बिट्स हैं SCS और ESD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए काम में आती हैं। ESD मुझे बताएगा कि ये मेरा एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है। एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन मतलब एक्सटर्नली सिंक्रोनाइज हुई है या इंटरनली सिंक्रोनाइज हुई है। ESD दैट मीन्स एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन, तो अगर ये वाले बिट 1 है तो एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन है, और अगर ये 0 है तो इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन मुझे अचीव करना है। और SCS इज सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर्स, मेरे को कितने सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर्स यूज करने हैं। अगर इसकी वैल्यू है 1 तो मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूँ, अगर इसकी वैल्यू है 0 तो मैं सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर ले रहा हूँ 2। जैसे हमने एंड बिट लिया था ना, ऐसे ही सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें स्टार्टिंग में सिंक्रोनाइजेशन आइडेंटिफाई करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन बिट्स लेनी पड़ती हैं। तो वो बिट कितनी है, बेसिकली एक बिट है या एक कैरेक्टर है या 2 कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 अगर है तो एक कैरेक्टर है, और अगर 0 है तो 2 कैरेक्टर्स है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीरियल कमांड वर्ड। सीरियल कमांड वर्ड, यानी अभी हम चल रहे थे मोड वर्ड पे, हम चलते हैं कमांड वर्ड पे। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कमांड वर्ड क्या होना चाहिए, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि कमांड वर्ड जो है वो ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करने के काम में आएगा। तो मैं इस ट्रांसमिटिंग और रिसीवर ऑपरेशन को कंट्रोल करने या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कि बेसिकली मुझे उस कमांड वर्ड लोड कराने के बाद ये पता लगेगा कि मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक है मेरा ट्रांसमिट इनेबल या डिसेबल। ट्रांसमिट इनेबल है या डिसेबल है ये आइडेंटिफाई करेगा। रिसीव इनेबल है या डिसेबल है ये आइडेंटिफाई करेगा। DTR और RTS ये आइडेंटिफाई करेगा। एरर फ्लैग, उसके अंदर एरर आ रही है क्या, उसको सेट भी कर सकता है, रीसेट भी कर सकता है। ब्रेक कैरेक्टर्स को सेंड करने के काम में लाएगा। इंटरनली उसको रीसेट करने के काम में ला सकता है, या फिर हम सर्च मोड, हंट मोड में भी काम करा सकते हैं यूजिंग दिस सीरियल कमांड वर्ड। फॉर्मेट ये है इसका। दिस D0 बिट इज ट्रांसमिट इनेबल, अगर 1 है तो इनेबल है, 0 है तो डिसेबल है। DTR अगर ये 1 है तो ये DTR बिट 0 हो जाएगी, क्योंकि DTR होता है हमेशा बार के साथ, एक्टिव लो सिग्नल है। और अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए हम इस कमांड वर्ड को लोड करेंगे। RXE रिसीवर इनेबल है क्या, है ना, रिसीव इनेबल, अगर 1 और 0 मतलब डिसेबल। सिमिलरली SBRK
ये है मेरा सेंट ब्रेक हंट, सॉरी सेंट ब्रेक कैरेक्टर। मैं ब्रेक कैरेक्टर को सेंट कर रहा हूँ, अगर ये वाली वैल्यू 1 है तो 0 है, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है मेरा ई आर मतलब मैंने रीसेट कर दिया एरर फ्लैग को, ठीक है। ऑपरेशन में अगर मैंने कुछ ऑपरेशन करा और वो मेरे को प्रॉपर रिसीव नहीं हुआ तो मैं उस प्रॉपर ऑपरेशन को यूजिंग एरर फ्लैग रीसेट भी कर सकता हूँ, है ना। तो अगर रीसेट कर रहा हूँ तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1, और अगर 0 है इसका मतलब मैं नॉर्मल ऑपरेशन से काम कर रहा हूँ। अगली पिन है मेरी D5, उसको बोलते हैं आरटीएस को इनेबल डिसेबल करने के काम में आएगी, है ना। आरटीएस एक्टिव लो सिग्नल है, तो अगर ये 1 है तो वो 0 होगा, और अगर ये 0 है तो वो 1 होगा। 1 है तो 0 और 0 है तो 1। उसके बाद आई आर दैट मीन्स इंटरनल रीसेट। अगर मैं अपने कमांड वर्ड यानी अपने ऑपरेशन को इंटरनली रीसेट करना चाहता हूँ यूजिंग सम सॉफ्टवेयर कमांड्स, है ना, तो कमांड वर्ड के अंदर मैं ये वाली बिट को लोड कर दूँ। ये वाली बिट अगर 0 होगी तो मैं नॉर्मली ऑपरेशन काम कर रहा हूँ, और अगर इसको कर देता हूँ 1 तो मैं इंटरनली अपने ऑपरेशन को, यानी अपने इस कमांड वर्ड को या अपने प्रोसेस को 8251 के रिसीव ट्रांसमिशन प्रोसेस को रीसेट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज EH, ये है मेरा हंट को इनेबल करने के काम में। अगर ये 1 है तो मैं हंट मोड पे काम कर रहा हूँ, और अगर 0 है तो नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं स्टेटस वर्ड पे। दो चीज़ें थी, एक तो कमांड वर्ड को हमने मोड वर्ड और कमांड वर्ड के थ्रू एक्सप्लेन कर लिया, और दूसरा हो गया स्टेटस वर्ड। दो टाइप के रजिस्टर्स हैं, है ना। इस स्टेटस वर्ड के थ्रू हम लोग इसके स्टेटस को रीड करेंगे। रीड करेंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर कोई पैरिटी एरर है क्या, कोई ओवररन एरर है क्या, फ्रेमिंग एरर तो नहीं आई उसके अंदर, है ना। इस टाइप के एरर सिग्नल्स को हम लोग रिसीव कर सकते हैं। ये प्रोग्रामर को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि बेसिकली मैं अगर डेटा को भेज रहा हूँ तो क्या मेरे को वो डेटा प्रॉपरली रिसीव भी हो रहा है। अगर हाँ तो वो इसके थ्रू रिसीव हो सकता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है। ये TX रेडी, RX रेडी, TX एम्प्टी और सिंक्रोनस डिटेक्शन और ब्रेक डिटेक्शन, ये चारों के चारों जो हैं ये बेसिकली हम इसमें इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि ये सेम एज इनपुट, जो हमारा इनपुट था वही रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर ट्रांसमीटर रेडी मुझे करना है तो ऑब्वियसली ये वाली पिन कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तभी तो ट्रांसमीटर रेडी होगा। सिमिलरली अगर रिसीवर रेडी करना है तो मुझे ये वाली पिन 1 करनी चाहिए, यानी ये वही सेम होगा जो मेरा इनपुट और आउटपुट या ट्रांसमीटर और रिसीवर सेक्शंस इनेबल है डिसेबल है। ट्रांसमीटर एम्प्टी है क्या, 1 तो एम्प्टी, ये वही रहेगा जो जो मेरा इनपुट ऑपरेशन या आउटपुट ऑपरेशन के थ्रू डिफाइन हो चुका होगा। और सिंक्रोनस डिटेक्शन, ऑब्वियसली अगर मैं सिंक्रोनस मोड में काम कर रहा हूँ तो सिंक्रोनस डिटेक्शन है, यानी ये वाली बिट है 1, और अगर 0 है इसका मतलब मैं ब्रेक डिटेक्शन पे काम कर रहा हूँ, मतलब मुझे डिटेक्शन को ब्रेक करना होगा। जैसे वर्ड में ब्रेक आएगा, जैसे बिट में ब्रेक आएगा, वैसे ही मैं उसको अपने प्रोसेस को मान लूँगा कि ये मेरा प्रोसेस में बिट डिटेक्ट हुई है, ब्रेक बिट के बीच में एक ब्रेकिंग डिटेक्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज DSR आपको पता है ये एक मॉडर्न कंट्रोल के काम में आती है, और ये एक्टिव लो सिग्नल है। अगर मैं चाहता हूँ इसको 0 या 1 करना तो मैं इसके थ्रू 1 या 0 सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब ये जो बाकी 3 पिन है ना, D3, D4, D5, यही बेसिकली पैरिटी एरर्स को आइडेंटिफाई करती हैं, या ओवररन एरर को आइडेंटिफाई करती हैं, या फ्रेमिंग एरर को आइडेंटिफाई करती हैं। पैरिटी मतलब अगर मैं सपोज इस स्टेटस वर्ड के थ्रू पैरिटी एरर आती है 1, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 5 बिट भेजी थी और मैं इवन पैरिटी चेक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर इवन पैरिटी नहीं आ रही, मतलब किसी एक या एक से ज़्यादा बिट में एरर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 बिट में 4 बिट भेजे 1, तो इवन पैरिटी हो गई 1, क्योंकि यहाँ 4 इवन नंबर ऑफ 1s है, ठीक है। लेकिन रिसीव हुआ 3 बार 1 और 2 बार 0, इसका मतलब मेरी इवन पैरिटी हो गई 0। आउटपुट पर इवन पैरिटी 0 आई, मतलब इवन पैरिटी एरर आई यहाँ पर, तो वो पैरिटी एरर मुझे पता लग जाएगी स्टेटस वर्ड से। तो अगर मैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद स्टेटस वर्ड चेक करता हूँ तो मुझे इस D3 बिट से ये पता लग जाएगा कि मेरी पैरिटी एरर आ रही है या नहीं। अगर आ रही है इसका मतलब मुझे 100% ये पता है कि ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू में जो डेटा ट्रांसमिट हुआ था वो प्रॉपर रिसीव नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है। सिमिलरली ऐसे ही मैं ओवररन और फ्रेमिंग एरर को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। ओवररन का मतलब जैसे मान लो सपोज मैं दे रहा था बिट 5 बिट मेरे को सेलेक्ट करनी थी, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा रन कर लिया, मतलब रिसीवर मेरा थोड़ा ज़्यादा लंबा काम करा, ठीक है। तो उसने आगे की स्टॉप बिट्स को भी उसने एक बिट फ्रेमिंग उसने एक अपना डेटा बिट की तरह कंसिडर करा, तो वो
अगर वो हो रहा है इसका मतलब मैं ओवररन के थ्रू जा रहा हूँ, तो ओवररन बिट मेरी हो जाएगी 1। ठीक है, मेरा स्टॉप बिट वाला डेटा भी वहाँ पर रीड हो गया, जो कि मेरा डेटा नहीं था, वो स्टॉप बिट्स थी। ठीक है, तो ये ओवररन के थ्रू मुझे पता लग जाएगा। और FE ये मेरा है फ्रेमिंग एरर। फ्रेमिंग एरर मतलब मैं मैंने सपोज एक फ्रेम के अंदर 1 बिट रखी है स्टॉप और 6 बिट रखी है और 2 बिट रखी है, 1 बिट रखी है स्टार्ट बिट, 6 बिट रखी है मेरी डेटा कैरेक्टर्स बिट, और आगे की 2 बिट मैंने रखी है क्या कहते हैं स्टॉप बिट्स। तो ये मेरा 6 और 2 8 और 1 9 बिट का एक फ्रेम बना। अब इस 9 बिट के फ्रेम में मतलब मेरे को 9 बिट के फ्रेम बना करके भेजने हैं कंटिन्यूसली फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। अब ट्रांसमीटर ने भेजा और उसने उस फ्रेम की स्टार्टिंग करी कहीं और से, स्टार्टिंग बिट से स्टार्ट ना करने की वजह उसने कहीं और से स्टार्ट करा। ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग में जो सिंक्रोनाइजेशन एरर आई वो फ्रेमिंग एरर हो गई, मतलब उसने फ्रेम यहाँ से शुरू करना था लेकिन उसने यहाँ से शुरू करा। तो अब ये वाली 9 बिट को वो फ्रेम मान रहा है, जबकि लॉजिकली ये वाली बिट होनी चाहिए फ्रेम बिट, तो वो फ्रेम एरर है, वो आइडेंटिफाई होगी फ्रेमिंग एरर वाली बिन से, और इसको हम स्टेटस वर्ड फॉर्मेट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला ये है मेरा इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8085 के साथ अगर मैं इंटरफेसिंग करना चाह रहा हूँ तो उसको कैसे इंटरफेस करेंगे। तो जैसे हम पहले करते आए हैं बाकी सारे डिवाइसेस की, उनकी भी बिल्कुल सेम इंटरफेसिंग है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। AD0 से AD7 ये बेसिकली क्या है, मेरी हाई ऑर्डर एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस है। तो अगर मुझे डेटा सेपरेट करना है तो डेटा स्टार्टिंग में सेपरेट हो गया और उसको मैंने D0 से D7 पिन पर भेज दिया 8251 की। और अगर मुझे A0 यानी C/D बार सेलेक्ट करना है तो C/D बार सेलेक्ट करने के लिए मुझे A0 चाहिए। A0 कैसे निकालूंगा मैं, यूजिंग लैच को इनेबल करने के लिए ALE पिन का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर आउटपुट आएगा A0 से A7, उसमें से मैंने केवल A0 कनेक्ट कर लिया C/D बार से। रीसेट आउट इज कनेक्टेड टू रीसेट, क्लॉक आउट इज कनेक्टेड टू क्लॉक। ठीक है, अब मुझे चिप सेलेक्ट सर्किट सिग्नल डिजाइन करना है, डिसाइड करना है, तो उसके लिए मैंने हाई ऑर्डर एड्रेस और इनपुट आउटपुट ऑब्लिक एम बार सिग्नल का इस्तेमाल करा। रीड बार राइट बार अभी भी वही है जो इसमें पहले से थे। इसके बाद 4 पिन बहुत जरूरी है, ट्रांसमिट डेटा, रिसीव डेटा, ये आउटपुट ट्रांसमिट कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है ना, और ये दोनों रिसीव क्लॉक, रिसीवर की क्लॉक और ट्रांसमीटर की क्लॉक। तो ये क्लॉक बेसिकली आइडेंटिफाई होगी। तो ये क्लॉक आइडेंटिफाई हो सकती है इसके थ्रू भी या किसी और डिवाइस के थ्रू भी, या इंटरनली भी इसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो A0 इज कनेक्टेड टू C/D बार, है ना, ये बताएगा मेरे को कि मेरे को कंट्रोल सेलेक्ट करना है या डेटा वर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, 8251 सेपरेट क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी अगर मैं चाहता हूँ ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए, तो मैं RXC और TXC क्लॉक सिग्नल्स को एक्सटर्नली दे सकता हूँ, या क्लॉक जो मेरा इनपुट आ रहा था उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 1/16 1/64 या सिंपल 1 से। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 टाइप के सिस्टम हम कनेक्ट करते हैं सीरियल पोर्ट में, एक TXD सिग्नल ये एक सिस्टम है, और एक RXD वो दूसरे सिस्टम के लिए है। ठीक है, ये दोनों सिस्टम्स कंप्यूटर के साथ ऑटोमेटिकली इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ट्रांसमीटर क्लॉक और रिसीवर क्लॉक हमेशा सेम हो अगर मैं कंप्यूटर को रिसीव कराना चाह रहा हूँ तो, क्योंकि डेटा अगर कंप्यूटर पर जा रहा है तो लॉजिकली आपको उन डेटा को जब कंप्यूटर पर भेज रहे हो, आप पेरिफेरल डिवाइस से कंप्यूटर को भेज रहे हो, तो वहाँ पर आपको 8 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब 8 बिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम करोगे आप। अदरवाइज क्या होगा, अगर ट्रांसमिटिंग की फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा और रिसीवर की है फ्रीक्वेंसी कम, तो ऑटोमेटिकली 8 बिट उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से नहीं आ पाएंगी, क्योंकि क्लॉक आउट 8085 प्रोसेसर से आ रही है और उसी क्लॉक आउटपुट पर मेरा TX ट्रांसमीटर डिवाइस काम कर रही है। तो उस ट्रांसमीटर डिवाइस जो काम कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तब मैं इसको डेटा को इनपुट की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है, राइटिंग प्रॉपर कमांड मोड में इसको हमें क्लियर करना पड़ेगा, तब हम उसको आगे इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक, मोड वर्ड और हम सिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए और एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं सिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए कर रहा हूँ तो करस्पॉन्डिंग सिंक कैरेक्टर मेरे को एक्सेस करने पड़ेंगे, और अगर मैं एसिंक्रोनस जा रहा हूँ तो एसिंक्रोनस में प्रॉपर स्टॉप बिट्स मेरे को आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। सीरियल डेटा जो रिसीव हुआ है वो एक सीरियल डेटा बफर के अंदर जाएगा, ये हम ब्लॉक डायग्राम में देख चुके हैं। ठीक है, और वहाँ से प्रोसेसर के पास RX/RDY सिग्नल के थ्रू जब ये होगा तब जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको
सिग्नल मे बी कनेक्टेड टू इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अगर मैं उस इंटरप्ट के थ्रू इनेबल या डिसेबल करना चाहता हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर पोर्ट को इंटरप्ट सर्विस रूटीन यानी एक इंटरप्ट पिन से कनेक्ट भी कर सकता हूँ, ताकि जब उस पिन से एक डिवाइस की रिक्वेस्ट जनरेट हो तब वो ISR, उस पर्टिकुलर ISR यानी एक प्रोग्राम में बना रखा है, उस प्रोग्राम के थ्रू वो उस पर्टिकुलर मोड में वो काम करेगा, वो डेटा लोड कर लेगा और फिर सीरियली डेटा को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो इसको हम सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू, इंटरप्ट रिक्वेस्ट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। स्टेटस वर्ड हम रीड करते हैं 8251 से कि डेटा हमारा प्रॉपर रिसीव हुआ या नहीं, उसके अंदर कौन कौन सी टाइप की एरर है, फ्रेमिंग एरर, ओवररन एरर या पैरिटी एरर अगर है तो ठीक है हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन पर सीरियल शिफ्टिंग स्टार्टिंग से ही शुरू होनी चाहिए इमीडिएटली। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ या ट्रांसमिशन जो डेटा का है वो ख़त्म हो गया तो TX-RDY सिग्नल प्रोसेसर को इन्फॉर्म करेगा कि भैया मेरा ट्रांसमिशन पूरा हो चुका है, अब आप अगले ट्रांसमिशन के लिए, नेक्स्ट डेटा बिट के लिए मैं तैयार हूँ, रिसीवर ट्रांसमीटर बताएगा। ठीक है, और प्रोग्रामर कैन ऑल्सो रीड द स्टेटस बाय चेकिंग वेदर द डेटा, और उसको स्टेटस वर्ड के थ्रू ये भी पता लग सकता है कि डेटा राइट हो भी गया या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आज का लेक्चर। हम कल पढ़ेंगे RS-232। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बट मज़ा आएगा पढ़ने में। तो समझ आया आपको? यस